हेलो एवरीवन। मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल लेट्स जॉइन केडी पर आपका स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर कंपटीशन एग्जाम जिसमें साइंस आती है उसके लिए यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेसन नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो इसमें आपने 7th क्लास में पढ़ा ही होगा प्लांट्स के बारे में, जो कि पहली और पूजा ने विजिट करी थी। नहीं पढ़ा तो अपने चैनल में जाइए, प्ले लिस्ट में क्लास 7th की वीडियो मिल जाएगी आपको। तो आप लोगों ने भी सुना होगा काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, लुकागो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, तो इसके बारे में सुना होगा। अब ये लड़की सोच रही है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग द नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या कारण है, क्यों बनाते हैं, क्या कोई ना कोई मोटो रहा होगा इसलिए बनाती है सरकार। तो क्या कारण है, तो इस चैप्टर में आप भी जान जाओगे क्या कारण रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डिफोरेस्टेशन इज कॉज, यानी कि डिफोरेस्टेशन क्या है और इसके कारण क्या है। तो डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना। कटिंग ऑफ ट्रीज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन ओवर ए लार्ज स्केल, मतलब बड़े पैमाने पर अगर आप पेड़ों को काटते हो तो उसको बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। यानी कि देखो होता है कि ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के ऊपर। दे आर इसेंशियल फॉर वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, हमारे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। टुडे मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफोरेस्टेशन। अब डिफोरेस्टेशन हो रहा है, वी नो दैट डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है क्लियरिंग द फॉरेस्ट, यानी कि पेड़ों को काटना और उसकी जगह पे और कुछ पर्पज के लिए यूज करना। अब आते हैं कि कौन कौन से पर्पज हैं जिनके लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि प्रोक्योरिंग लैंड ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि खेती के लिए, बिल्डिंग हाउस और फैक्ट्री के लिए, आपने देखा होगा बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए ना, फैक्ट्रीज लगाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है, ठीक है भाई। और लकड़ियों को एज ए फ्यूल के रूप में यूज करने के लिए भी इनको काटा जाता है। बात समझ में आ गई। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ डिफोरेस्टेशन। अब कंसिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन, यानी डिफोरेस्टेशन के कंसिक्वेंसेस बताने हैं। तो द रिमेंबर द डिफोरेस्टेशन इंक्रीज हो जाता है क्या, टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन दी अर्थ। अर्थ का जो पोल्यूशन लेवल होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है पेड़ों को काटोगे तो। और यहां तक कि हमारा जो टेम्परेचर होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब पेड़ नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी एटमोस्फेयर में। ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी नीचे चला जाएगा। ये कंसिक्वेंसेस है भाई, नुकसान है ग्लोबल इसके डिफोरेस्टेशन के। दे नो दैट डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द नेचर। बैलेंस है ना हमारे जो नेचर का, उसको खत्म कर देगा, ये बिल्कुल इनबैलेंस कर देगा। तो समझ लो कि पूरी धरती को चलाने के लिए, पूरे अर्थ को चलाने के लिए पेड़ कितने जरूरी हैं। तो उसके बाद में इफ द कटिंग ऑफ द ट्री कंटिन्यू रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सोइल डिक्रीज। अगर लगातार इसी प्रकार से पेड़ कटते रहे तो रेनफॉल होना ही बंद हो जाएगी, समझ लो, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका में अभी भी ऐसे कुछ एरिया है जहां पे बारिश कभी होती ही नहीं है, क्योंकि पेड़ नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है वहां पे, ठीक है भाई। डिफोरेस्टेशन से बाढ़ तक आती है भाई, डिफोरेस्टेशन से क्या हो सकती है, बाढ़ भी आती है। तो मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज इन द चांस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटिक सच एज फ्लड एंड ड्रोट आएगी। रिकॉल द प्लांट नीड, क्यों, क्योंकि प्लांट को जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाएगा और इससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी CO2 हमारे यहाँ पे, और एनवायरमेंट में क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर होगा, अर्थ का वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। मैनी रिड्यूस द रेनफॉल कम हो जाएगी और इससे फिर क्या हो जाएगा, सूखा पड़ने लग जाएगा, ड्रोट हो जाएगा इस एरिया में। सोइल हैज लेस ह्यूमस, अगर इस तरह से चलता रहा तो सोइल में ह्यूमस नहीं बचेगी एंड फर्टाइल भी नहीं रहेगी। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्ट इनटू डिजर्ट, और धीरे धीरे वो डिजर्ट में बदल जाता है। और डेजर्ट में बदलना ही डेस्ट्रिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। डिजर्टिफिकेशन मतलब डिजर्ट बन जाना। कैसे बन रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे बारिश होगी नहीं तो ह्यूमस नहीं रहेगी पानी सोइल में, और पानी रहेगी तो पानी ही नहीं रहेगा जमीन में तो मिट्टी उपजाऊ कैसे रहेगी। तो धीरे धीरे करके पूरा डिजर्ट बन जाएगा भाई। तो डिफोरेस्टेशन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इसी से वाटर को जो होल्ड करने की कैपेसिटी है ना मिट्टी में, वो भी कम हो जाती है।
मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सोयल टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, इससे बाढ़ ज्यादा आएगी। देखो पानी जब नदी बहेगी तो अगर वो वाटर नीचे सिपिंग कर जाएगा तो बाढ़ का खतरा कम हो जाएगा, पानी का लेवल डाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो होगा ही नहीं जब पेड़ ही नहीं रहेंगी। देयर आर फ्लड, द अदर प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर, सब कुछ खत्म होने वाला है। ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ग्रो मोर एंड मोर ट्री। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। कंजर्वेशन ऑफ, अब देखो सरकार भी कदम उठा रही है। सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो, लेकिन फिर भी सरकार के कदम में हम डिस्कस करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सरकार ने तो बहुत कंजर्वेशन चलाई हुई है, लेकिन हम जैसे लोग मानते ही कहाँ है। अब देखिए, सरकार ने कुछ प्रोटेक्टेड एरिया बनाया टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब जो वहां की जड़ी बूटी है, मतलब पेड़ पौधे हैं। फोना, ठीक है, यानी कि वहां के जो पशु हैं उनको बचाने के लिए प्रोटेक्ट करे गए, कुछ एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया गया। उनको नाम दिया गया सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। समझ रहे हो कि ऐसे एरिया में कोई पर्टिकुलर वहां की फ्लोरा और फौना है, वहां के पर्टिकुलर टाइप के पेड़ पौधे हैं, वहां के जानवर हैं, उनको बचाने के लिए 3 चीजें बनाई गई, सेंचुरीज बनाई गई। क्या क्या? नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये चीजें बनाई गई। हैव बीन एन ईयर मार्क्ड प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्री, हंटिंग एंड पाउचिंग, पाउचिंग मतलब पकड़ना, आर प्रोहाइबिटेड देयर, मतलब वहां पे पकड़ना, इनको चीजों को सारी चीजें बंद कर दी गई आदमी की। तो सेंचुरी क्या है भाई? एक एरिया है वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, किसी भी डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, कोई भी नहीं जाएगा भाई, उनके हैबिटेट को कोई भी नहीं छेड़ेगा भाई। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए चीजें सरकार ने भी कदम उठाए थे। अब बात करें आगे, तो सेंचुरी के बारे में बता दिया। नेशनल पार्क क्या है भाई? नेशनल पार्क भी एक एरिया है जो कि रिजर्व कर दिया गया वाइल्ड लाइफ के लिए ही। दे कैन बी फ्रीली यूज हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पे बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए, लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल रिसोर्सेज। ये सभी के सभी एक ही चीज के लिए बनाए गए थे कि कैसे भी करके जानवरों को बचाया जा सके। ठीक है भाई, तो आगे बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है भाई? द एरिया मीन कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए करे गए, उनका नाम दिया गया बायोस्फीयर रिजर्व। बात समझ में आ रही है? बायोडायवर्सिटी, द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन, द बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है? हेल्प करता है टू मेंटेन द बायोडायवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। बायोडायवर्सिटी होनी बहुत जरूरी है। बायोडायवर्सिटी का मतलब है जैविक विविधता, मतलब जीवों में विविधता, अलग अलग प्रकार के जानवर अलग अलग जंगलों में मिल जाते हैं। ठीक है ना? एक ही जंगल में जाओगे, भेड़, बकरी, जंगली कुत्ते, जंगली सांड, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे। बायोडायवर्सिटी है हमारे एरिया में, तो उसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से तो पूरा साइकिल चलती है, साइकिल डिस्टर्ब नहीं होगी। तो पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क। अब अगर हम बात करें पचमारी ही बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि एमपी में पड़ती है भैया, कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भैया। तो कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क, इसमें एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई नेम्ड बोरी एंड पचमारी। ये 2 नाम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। एक वहां पे बनाया गया सतपुड़ा नेशनल पार्क, बहुत नाम फेमस है। ठीक है भाई, ठीक है, लोयन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, आगे चलिए, ये एरिया दिखा रखा है पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व का। यहाँ पे देखो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, ये बोरी आपको दिखा रखा है, ये पचमारी वाला एरिया है जो कि ठीक है रिजर्व कर रखे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो क्या है, फ्लोरा और फौना के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लोरा फौना के बारे में बता चुका हूं मैं कि किसी पर्टिकुलर जगह पे जो पेड़ पौधे उगते हैं उनको फ्लोरा, और पर्टिकुलर जगह पे जो जानवर रहते हैं उसको फौना कहा जाता है। सम एनिमल एंड प्लांट टिपिकली बिलोंग टू द पर्टिकुलर एरिया, बताया ना, किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया टर्म एज फ्लोरा एंड फौना, उन्हीं का नाम दे दिया गया फ्लोरा और फौना, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पेड़ टाइप के पेड़ पौधे जो भी वहां के एनवायरमेंट है उसमें रहते हैं, ठीक है, या जानवर जहां रहते हैं तो उनका नाम दे देगा फ्लोरा एंड फौना। जैसे कि बात करो एग्जांपल से समझेंगे ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। साल का पेड़, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन एक्सेट्रा आर दी फ्लोरा। ये फ्लोरा है, मतलब पेड़ पौधे वहां के जो पर्टिकुलर उगते। फ्लोरा बताया ना कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइप के पेड़ उगते हैं, उसको फ्लोरा कहा जाता है। अब आता है जानवरों के बारे में। चिंकारा, ब्लू बाल, बार्किंग डियर, चिटल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वोल्फ एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ फौना। ये कहा के ये पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि यहाँ पे जो पचमारी में बायोस्फीयर रिजर्व बना रखा है उसमें ये प्रकार के फ्लोरा है, ये प्रकार के फौना आपको मिल जाएंगे।
समझ रहे हो ना, वाइल्ड जंगली कुत्ता, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, ये देखिए, अगर आप पिक्चर देखोगे तो ये देखिए क्या है भाई, सबसे पहले नंबर पे वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ता है भाई ये। उसके बाद में चिटल, ये मिलता नहीं है बहुत ज्यादा, ये जो पसमारी बायोस्फीयर रिजर्व वही मिलेगा। इसी प्रकार से वोल्फ, जंगली भेड़िया, लेपर्ड, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, जाना मत पास में। फर्न देख सकते हो, और ये जामुन का पेड़, ये सारे वहां के फ्लोरा एंड फौना है। पिक्चर से आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक भी करते रहना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अब आती है एंडेमिक स्पीसीज क्या है। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल, ये देखो दोनों की, देखो स्पीसीज प्लांट की भी होती है एनिमल की भी होती है, प्रजातियां, विच आर फाउंड एक्सक्लूसिव इन पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में किसी प्रकार के प्लांट या एनिमल पाए जाते हैं ना। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर, जो और नेचुरली कहीं नहीं मिलेंगे, जैसे कि जंगल में हर प्रकार के जानवर मिल जाएंगे क्योंकि वो लाए गए हैं, नेचुरली नहीं है, यहां नेचुरली मिलते हैं। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट मे बी एंडेमिक टू ए जोन, मतलब अलग अलग जोन के लिए अलग अलग एंडेमिक हो सकता है कि वहां पे पाए जाने वाला, किसी जंगल में कोई जानवर पाया जाता है, किसी जंगल में कोई, तो एक पर्टिकुलर जगह पे नेचुरली जो जानवर या पौधा पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है ना, जैसे कि साल एंड वाइल्ड मैंगो की बात करूं मैं, साल का पेड़ और वाइल्ड मैंगो, टू एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फ्लोरा, ये फ्लोरा के एग्जाम्पल है किसका, पश्चमरी में। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, बाइसन, इंडियन जेंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फौना ऑफ द एरिया। यानी कि बायोस्फीयर रीजन, बाइसन की बात करें तो वहां पे क्या है, इंडिया की जो जेंट स्क्विरल है और फ्लाइंग स्क्विरल है यानी कि उड़ने वाली गिलहरी, वो सभी वहां के एंडेमिक फौना है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, देखो जेंट स्क्विरल कहीं नहीं मिलेगी आपको, अपने आसपास नहीं देखने को मिलेगी, ये सिर्फ पर्टिकुलर जगह पे मिलती है, इसीलिए इनको नाम दिया एंडेमिक स्पीसीज। आई होप क्लियर हो रही होगी। देखो आम का पेड़ है, वाइल्ड मैंगो, ठीक है ना। तो स्पीसीज क्या है, तो इसके बारे में आपको बताया, प्रजातियां हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप की। तो स्पीसीज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन which are capable of interbreeding. This means that member of the species can reproduce fertile offspring only with the member of their own species. मतलब देखो कि आप लोगों को पता है कि अगर जेंट स्क्विरल है तो उसके बच्चे होंगे जेंट स्क्विरल ही होंगे, दूसरे से तो नहीं हो सकते ना। तो इस प्रकार की पर्टिकुलर टाइप की जो पॉपुलेशन क्रिएट होती है एक पर्टिकुलर टाइप से ही, तो उसको हम बोलते हैं स्पीसीज। रिप्रोड्यूस हो जाते हैं ना, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग देते हैं अपने खुद, अपने आप से, ये नहीं हो सकते, नॉट मेंबर ऑफ द अदर स्पीसीज, अदर स्पीसीज से नहीं हो सकते। तो एक प्रकार की स्पीसीज होती है, मेंबर ऑफ द स्पीसीज है कॉमन कैरेक्टर, और जो मेंबर रहता है स्पीसीज के उनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर होते हैं। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन ऑफ द वाइल्ड एनिमल। देखो ये सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो ये बता देना, एक्सप्लेन सेंचुरीज आर प्लेस्ड इन किलिंग, पाउचिंग अभी भी जारी है, कुछ लोग कर लेते हैं, अभी भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, वहां पे बिल्कुल बंद है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं। ये कि हमारे लिए पिट्टी की बात है, शर्म की बात है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में इस तरह के काम करते हैं। अब जानवरों को तो मारना ही नहीं चाहिए क्योंकि जानवर हैं तो हम हैं। ठीक है, सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक जैसे ब्लैक बग, व्हाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्स, क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसेरस एक्सेट्रा प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे इस तरह के जानवरों को बचाया जाता है। इंडियन सेंचुरी हैव यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट होते हैं हमारे यहाँ पे, और हमें देखो इन चीजों को बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे, और ये खत्म हो गए तो हम भी समझ लो हम भी नहीं बचेंगे। तो डिफरेंट क्या है जू में और सेंचुरी में, तो जू में तो क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, जानवरों को पकड़ के लाया जाता है और वहां पर उनको खाना खुना दे दिया जाता है। यहाँ क्या होता है, सेंचुरी में वो अपनी मर्जी से खाना खुद अपना स्टोर करते हैं, जानवरों को शिकार कर करके अपना खुद तैयार करते हैं भाई, ठीक है ना। तो सेंचुरी एक नेचुरल है, जबकि जू क्या है, आर्टिफिशियल। आपने जू तो देखा ही होगा। अब बात करते हैं नेशनल पार्क की। नेशनल पार्क भी फर्स्ट इंडियन सतपुड़ा नेशनल पार्क भी वही है, रिजर्व है जानवरों के लिए। पहला बनाया गया, पहला नेशनल पार्क भारत में बना वो है सतपुड़ा नेशनल पार्क, जो कि एमपी में ही है। और यहाँ की जो फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दी फॉरेस्ट, जो सबसे अच्छा टीक है का जो पेड़ है, यानी कि साल का जो पेड़ है, वो इसी जंगल में पाया जाता है। और यहाँ तक कि जो रॉक की शेल्टर भी मिलती है, रॉक की जो जगह है, रॉक से बनी हुई शेल्टर है, वो भी फाउंड होती है इनसाइड द सतपुड़ा नेशनल पार्क। यहाँ पे बताई जाती है कि टोटल 55 रॉक शेल्टर है आइडेंटिफाइड दी पसमारी बायोस्फीयर रिजर्व, देख सकते हो 55 रॉक। और इससे क्या पता लगता है, एनिमल एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डेपिक्ट इन दीज पेंटिंग। वहां पे पेंटिंग है, उससे पता लगता है कि मैनी ट्राइबल स्टिल लिव इन एरिया, यानी कि पुराने जमाने में लोग वहां रहते थे, उनमें प्री हिस्टोरिक से पता लगता है। अब प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया
प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए, ताकि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन कंट्री। और फायदा भी हुआ था, हो रहा है, कुछ जंगलों में देखा होगा। ये देखिए टाइगर, वाइल्ड बफेलो, बारहसिंगा, आप देख सकते हो वहां के जानवर है। आर द टाइगर स्टिल फाउंड इन दी फॉरेस्ट, आई होप आई कैन सी ए टाइगर। यस, मिल सकते हैं, डेफिनेटली मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का, मिलेंगे। ठीक है भाई। तो अभी हमने देखा था कि रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस ऑफ दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। ये अकेला ऐसा है जहां पे टाइगर्स की जनसंख्या बढ़ी। वंस अपॉन ए टाइम एनिमल लाइक लोयन, एलिफेंट एंड वाइल्ड बफेलो, बारहसिंगा आल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा नेशनल पार्क, एनिमल हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू ए लेवल दैट में माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर एनिमल। यानी कि जिनकी जनसंख्या घटती जा रही है, जो एक दिन फिर वो क्या हो जाएंगे, इसी रेट में होगा तो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनको क्या बोलते हैं, एंडेंजर एनिमल्स बोला जाता है, जो कि धीरे धीरे जिनकी जनसंख्या खत्म होती है। आर ओनली बिग एनिमल, नहीं, स्मॉल एनिमल भी एक्सटिंक्शन हो रहे हैं, बड़े ही नहीं, छोटे भी। इकोसिस्टम क्या है भाई, हमारा जो इकोसिस्टम है मेड ऑफ ऑल द प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी से मिलकर बना होता है भाई, अकेला नहीं है। यहाँ तक कि नॉन लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं, जैसे क्लाइमेट, सोयल, रिवर, डेल्टा, ये सारे हैं, वो सब बन के इकोसिस्टम बनाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता था, बायोस्फीयर में होता है कि लिविंग थिंग्स रहती है, लेकिन इकोसिस्टम में तो पूरा लिविंग प्लस नॉन लिविंग मिलकर एक पूरा अपना एक एरिया, एक सिस्टम तैयार करते हैं। अब बात करते हैं रेड डाटा बुक की भाई। रेड डाटा बुक एक सोर्स है बुक का, जिसमें कीप करा जाता है, रखा जाता है रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर एनिमल, यानी कि एंडेंजर एनिमल या प्लांट को उसमें लिख दिया जाता है, ताकि उनके बारे में कुछ रिसर्च करके उनको बचाया जा सके। अगर आपको देखना है तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो नेट पे जाके कौन कौन से एट प्रेजेंट में रेड डाटा बुक में उनका नाम स्टोर कर दिया गया है। अब बात करते हैं माइग्रेशन की। तो देखो, एनवायरमेंट चेंज होता है तो उसके आधार पर आपके जो बर्ड्स है वो भी माइग्रेट कर जाते हैं, तो उनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड, यानी कि अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, तो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे उड़कर फ्लाई करके पहुंच जाते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई फॉर टू फार अवे एरिया एवरी ईयर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। जब क्लाइमेट में चेंज होता है तो वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आते हैं उड़कर, उसी को हम माइग्रेशन कहते हैं। किसका, प्लांट का। माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना ही होता है। ठीक है भाई। उसके बाद में बात करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अब देखो, जब वहां पे आपको पता होगा कि पेपर बनाने के लिए भी डिफोरेस्टेशन होता है। अब पेपर को बचाना बहुत जरूरी है, आप याद रखना, रिसाइकिल कीजिए, पेपर का रीयूज करिए। 17 फुल ग्रोन ट्री टू मेक 1 टन ऑफ पेपर, यानी 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 बड़े बड़े पेड़ों को काटना पड़ता है। तो आप सोच सकते हो कितने इंपॉर्टेंस है। अगर एक बच्चा एक पेड़ भी बचाता है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि पेपर को रिसाइकिल किया जाता है 5 से 7 टाइम्स। ठीक है भाई, एक कागज को हम कितनी बार, 5 से 7 बार उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। ईच टाइम स्टूडेंट सेव लेस्ट 1 सीट, अगर एक पेपर ही बचाता है एक बच्चा, तो हम साल के ही कम से कम बहुत सारे पेड़ बचा सकते हैं। बट बाय दिस वी नॉट ओनली सेव द ट्री, वी सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द पेपर, वो चीज भी बचाएंगे। ठीक है भाई, तो याद रखना है। और दूसरी बात है, अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज इन द पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया केमिकल हम यूज कर रहे हैं ना, इस पेपर बनाने के लिए केमिकल का यूज होता है, उसको भी हमें कम करना चाहिए। डिफोरेस्टेशन के बाद में आता है रिफोरेस्टेशन, पेड़ों को उगा देना। रिफोरेस्टेशन इज ए रिस्टोरिंग ऑफ द डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट काट दिए गए, उसकी जगह नए पेड़ों को गाड़ा, प्लांटिंग ए न्यू ट्री इज कॉल्ड रिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब कटिंग द लार्ज ट्री एंड लार्ज ट्री ऑन ए ग्रेटर एरिया, और कटिंग ये है ग्रोविंग द ट्री ऑन ए लार्ज एरिया इज कॉल्ड रिफोरेस्टेशन, यानी पेड़ों को उगाना। पेड़ अपने आप भी उग जाते हैं, अगर हम अनडिस्टर्ब रहे, वहां पे ना जाए, तो पेड़ धीरे धीरे अपने आप भी उगते हैं और अपने आप ही सारा काम हो जाता है, लेकिन हम लोग उनको छेड़ देते हैं, इसलिए ये नहीं हो पाता भाई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जो हमने चैप्टर में पढ़ा, उसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, उसके बाद में आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे।